Hello students, today the new chapter magnetism and matter. मैग्नेटिज्म एंड मैटर दोनों का एक रिलेशन है। जैसे हम जब इस वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। हमें अब इस चैप्टर में ये स्टडी करना है कि उस मैग्नेटिक फील्ड का नेचर किस तरह से होता है और वह मैग्नेटिक फील्ड किस रीजन से उत्पन्न होती है, पैदा होती है। इसके बारे में हमको इसमें जानकारी देनी है। यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक है करंट कैरिंग सर्कुलर वायर और कॉइल। करंट कैरिंग सर्कुलर वायर इन ब्रैकेट कॉइल behaves as a magnetic dipole. This is the topic for today. Current carrying circular wire, it is also known as coil, behaves as magnetic dipole. आइए हम सपोज करते हैं यह एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है, ये इसका सेंटर है और ये रेडियस कैपिटल R है। इसमें I एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। पॉइंट O से इसके एक्सिस पर यहां से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड अचीव करनी है, मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। तो हम जब बायो सावर्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले करंट एलिमेंट लेते हैं। अब इस करंट कैरिंग कॉइल का यदि हम यहां पर एक करंट एलिमेंट ले लें DL, ये करंट एलिमेंट है। इस करंट एलिमेंट का पॉइंट P से जो पोजीशन है दैट इज वेक्टर R एंड सपोज दैट ये एंगल है फाई। तो फिर से देखिए, यह एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल R है, और इसके सेंटर से इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। उस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड अचीव करना है। हम यहाँ पर यह एक करंट एलिमेंट कंसीडर करते हैं। इस करंट एलिमेंट का पॉइंट P से जो पोजीशन वेक्टर है वह वेक्टर R है और ये हम सपोज करते हैं कि यह एंगल फाई पर है। तो बायो सावर्ट्स लॉ यहाँ हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले हम इस करंट का डायरेक्शन देखते हैं। ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड। इसका मतलब इस पॉइंट P पर ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड है dB, ये इसके इस पोजीशन वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि बायो सावर्ट्स लॉ में हमने देखा है कि वेक्टर DL क्रॉस वेक्टर R होता है। अब आइए हम इस x एक्सिस सपोज करते हैं एंड दिस इज y एक्सिस। ये एंगल फाई है, यहां से यहां तक टोटल 90 है,
so this angle will be 90 minus phi. अब वेक्टर dB इस वेक्टर r पर परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां से लेकर यहां तक 90 है, तो दिस रिमेनिंग एंगल विल बी phi. Therefore this angle will be 90 minus phi. इस तरह से हमने एंगल को डिसाइड कर लिया. ये एंगल phi है, वेक्टर r पर वेक्टर dB परपेंडिकुलर है, इसलिए यहां से यहां तक 90 होगा, और ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, तो यहां से यहां तक 90 होगा. उस 90 से phi को निकाल दिया तो बचा 90 minus phi. This angle will be 90 minus phi. So this angle will be phi because from here to here it is 90 degree. So this remaining angle will be 90 minus phi. अब यदि इस dB को हम 90 minus phi पर रिजॉल्व करें तो इसके डायरेक्शन में जो dBx component along x axis, this will be dB cos 90 minus phi. So this will be dB sin phi, and in this direction this will be dB cos phi. इसी तरह से हम अगर इसके जस्ट अपोजिट एक दूसरा एलिमेंट कंसीडर कर लें तो उस एलिमेंट से पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका डायरेक्शन इधर होगा, इस तरह से. अब अगर इसके भी हम कंपोनेंट रिजॉल्व करें तो इस डायरेक्शन में हमें dB sin phi मिलेगा और इस डायरेक्शन में dB cos phi मिलेगा. अब हम ये देख रहे हैं कि जब हम दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं तो along y axis this component is in positive direction and this is in negative direction, and both are equal in their magnitude, so their resultant will be 0. तो इस करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है उसका टोटल इफेक्ट अलोंग x एक्सिस है. तो इस तरह से अलोंग x एक्सिस जो इसका कंपोनेंट है वो दैट इज dB sin phi. Therefore B magnetic field at point P, magnetic field at point P due to current carrying circular wire on its axis is equal to integral of dB sin phi. Integral of dB sin phi. Phi we are taking integral here because we want to find out total magnetic field produced by this wire at the point P, and here this dB is the magnetic field that is produced by this element. It is called current element at the point P. So this will be equal to integral of dB, this is mu naught upon 4 pi I dl sin 90 degree divided by r square into sin phi. Phi it is 90 degree because this is the angle between vector r and vector dl. This is vector r and in this direction it will be dl. So both are at 90 degree. So we are taking here 90 degree. This is equal to integral of mu naught upon 4 pi I dl sin phi upon r square. This becomes mu naught upon 4 pi I sin phi upon r square
इंटीग्रल ऑफ dl। यहाँ पर इसको हम कहते हैं लाइन इंटीग्रल, और ये लाइन इंटीग्रल सर्कुलर वायर के सरकमफरेंस के इक्वल है। सो दिस बिकम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I पाई r स्क्वायर इंटू साइन फाई। दिस बिकम्स 2 पाई कैपिटल R, where capital R is the radius of this circular coil. So this becomes mu naught upon 2. This is cancelled out. I sin phi into R divided by R square. Now mu 0 by 2 I into R into sin phi। Look here, sin phi, इस ट्रायंगल से sin phi will be equal to कैपिटल R अपॉन स्मॉल r divided by R square. So this becomes mu naught by 2 I R square upon R cube. But R cube, what is the value of small r? Small r is equal to, since this is equal to under root x square plus r square, therefore b is equal to mu naught upon 2 I r square upon x square plus r square power 3 by 2. Let n be the number of turns in the coil. Therefore b is equal to mu naught by 2 n I r square upon x square plus r square पावर 3 by 2। ये है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द पॉइंट B ऑन एक्सिस बाय ए करंट कैरिंग सर्कुलर वायर। अब यहां पर इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, x एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो रेडियस के कंपैरिजन में काफी अधिक हो, तो देन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। इसकी जगह पे जब हम एक्स स्क्वायर रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, इट विल बी एक्स क्यूब। तो दिस इज म्यू 0 बाई 2 एन आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। ये हो गया बी। अब यदि हम इसको कंपेयर करें, यदि हम इसे कंपेयर करें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के फार्मूला से, तो E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई एक्स क्यूब। तो ये फार्मूला उसके सिमिलर मिलता है। अब यहाँ पर हम इसे इतना कर सकते हैं, आर बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू एन आई पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पाई एक्स क्यूब। हमने पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई इंटू पाई आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पाई एक्स क्यूब। सो दिस फार्मूला बिकम्स म्यू नॉट बाई 2 एन आई ए divided by
पाई एक्स क्यूब, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एन आई ए अपॉन एक्स क्यूब। यदि हम इसमें 2 से और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, सो दिस बिकम्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एन आई ए अपॉन एक्स क्यूब। अब एन आई ए अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो यहां पर हम देख रहे हैं P की जगह एन आई ए। P क्या है? व्हाट इज P? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो पिछले चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हो। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सिमिलरली अगर इतना पार्ट हम ले लें, इस पार्ट को ले लें, तो इस पूरे पार्ट को हम कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम कह सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और इस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का रिप्रेजेंटेशन है 2 कैपिटल M डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। यहां पर P वेक्टर क्वांटिटी है तो कैपिटल M भी वेक्टर क्वांटिटी है। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, so its direction will always be from south to north. The direction of this magnetic dipole moment will be from S to N. So therefore M is equal to NIA. Here M is equal to NIA. In this way we can say, हम ये कह सकते हैं कि जो करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है वह एक प्रकार से बार मैग्नेट जैसा बिहेवियर कर रहा है, क्योंकि बार मैग्नेट के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m बाई आर क्यूब होता है। और ये फार्मूला कहाँ से हमको मिला? करंट कैरिंग सर्कुलर वायर से मिला। इसलिए हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग सर्कुलर वायर का जो बिहेवियर है वह बार मैग्नेट के बिहेवियर के इक्वल है। अब जरा देखिए, इसमें M इक्वल टू NIA है और इस M को हम बोल रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बहुत सिमिलर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है। सिमिलरली इसका जो डायरेक्शन है इट विल बी फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो एक सिमिलरिटी ये हो गई कि इसका डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होता है और इसमें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है। और दूसरी चीज, दोनों का फार्मूला जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको ये मिलता है कि सर्कुलर वायर से, करंट कैरिंग सर्कुलर वायर से B के लिए जो ये फार्मूला आया है ये उसी तरह से इक्वल है जो कि बार मैग्नेट के, किसी बार मैग्नेट के एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसके लिए भी मैग्नेटिक फील्ड का यही फार्मूला आता है। इसलिए इस बेस पे हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग सर्कुलर वायर बार मैग्नेट जैसा बिहेवियर करता है। अब आइए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज जाननी है वो आपको ये है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल का मतलब ए मैग्नेट हैज टू पोल, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। देयर इज नो एनी मैग्नेट which contains only one pole. This means monopole in a magnet is not possible, so any magnet will always have two poles. अगर हमारे पास ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यदि हम इस मैग्नेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये दोनों मैग्नेट हो जाते हैं
और इनमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग से आ जाता है। अगर इसको भी हम ब्रेक करते रहें तो इस तरह से जितने भी पार्ट्स मिलते हैं वे सब के सब मैग्नेट हो जाते हैं। इसलिए लास्ट में इस मटेरियल का जो एटम होगा वह भी एक मैग्नेट ही होगा। अब यहां पर हमें एक ये डिसाइड करना है कि जैसे बार मैग्नेट में ये कंफर्म है कि ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, लेकिन एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर है ये। हाउ विल यू डिसाइड वेयर इज नॉर्थ पोल एंड वेयर इज साउथ पोल? आइए जरा इसमें हम देखते हैं। इफ करंट इज फ्लोइंग इन नॉर्थ डायरेक्शन then this will be the direction here, it will be north pole। डायरेक्शन को देखिए, ये करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहां भी देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या बन रहा है? नॉर्थ पोल बन रहा है। और यहां पर हम देखते हैं साउथ पोल इस तरह से। अब करंट का डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज कर दें, करंट का डायरेक्शन यहां पर क्लॉकवाइज है तो इट विल शो साउथ पोल। तो किसी भी सर्कुलर कॉइल में हम करंट के डायरेक्शन को देख करके पोल को डिसाइड कर सकते हैं। यदि करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो इस एंड पर नॉर्थ पोल होता है, और अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तब उस एंड पर साउथ पोल होता है। इस तरह से एक जो करंट कैरिंग वायर है वह भी डाइपोल बनाता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। अब यहां पर यदि मान लीजिए हमारे पास ये एक कॉइल है, इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन इधर से देखने में अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसके दूसरे साइड से देखने में क्लॉकवाइज दिखेगा। मान लीजिए हम ऐसे एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर लेते हैं, तो हम जब अपनी तरफ से देख रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो उधर से देखने पर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा। तो मेरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण नॉर्थ पोल बनेगा और उस साइड में साउथ पोल बनेगा। इस तरह से इसमें दो पोल बन जाते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। यदि करंट का डायरेक्शन आपकी तरफ एंटी क्लॉकवाइज है तो मेरी तरफ से वो क्लॉकवाइज दिखेगी, इस तरह से मेरी तरफ बनेगा साउथ पोल और उधर बनेगा नॉर्थ पोल। इसलिए किसी भी करंट कैरिंग सर्कुलर वायर में दो पोल होता है, एक नॉर्थ बन जाता है और दूसरा साउथ बन जाता है, इसलिए इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। अब इस मैग्नेटिक डाइपोल का जो मूवमेंट है जिसको कि हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू NIA। ये हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अब यहां पर इसकी यूनिट क्या बनेगी? यूनिट n नंबर ऑफ टर्न्स है, I एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं जहां पर करंट कैरिंग सर्कुलर वायर होता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, जैसे ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, जो कि दोनों का जो पोल स्ट्रेंथ है नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्वाइट इक्वल है, एकदम इक्वल है। मान लेते हैं वह m है और इसका भी m है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है, कहने का मतलब इस बार मैग्नेट की जो लेंथ है अगर उसको हम L ले लें तो इसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट m इक्वल टू पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m इंटू L, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये फार्मूला m इक्वल टू NIA, इट इज अप्लाइड फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर वायर एंड दिस फार्मूला फॉर बार मैग्नेट, और इसको हम डाइपोल बोलते हैं। उसी तरह से
इसको भी हम डाइपोल ही बोलते हैं। दिस इज आल्सो डाइपोल एंड दिस इज आल्सो डाइपोल, सो दे आर कॉल्ड एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। और ये मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फार्मूला NIA फॉर करंट कैरिंग सर्कुलर वायर, और दिस इज M into L। स्मॉल m इज पोल स्ट्रेंथ ऑफ दिस बार मैग्नेट एंड L इज डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो कैपिटल M इतना आता है, ये बार मैग्नेट। ये फार्मूला अगर हम कंपेयर करें इलेक्ट्रिक डाइपोल का, यहाँ पर -q है, यहाँ पर +q है और ये डिस्टेंस 2L है, तो P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन एनी वन एंड multiplied distance between the charges, so Q into 2L। this formula resembles this formula। Q की जगह हम M लिख दें और 2L की जगह L लिख दें तो फार्मूला सेम है। तो इस तरह से बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का ये फार्मूला है, और करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के लिए M इक्वल टू NIA है। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास यह एक वायर है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैपिटल M है। यदि हम इसको कई इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें इस तरह से, लेट अस सपोज n पार्ट्स, दिस इज ए यूनिफॉर्म वायर, its magnetic dipole moment is capital M and it is divided in n equal parts, then magnetic dipole moment of each part is equal to M by N। magnetic dipole moment of the whole wire divided by number of equal pieces, so M dash will be equal to M by N। अब इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से हम डिसाइड करें, मान लेते हैं हमारे पास ये एक वायर है या बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M है। इसको हमने दो पार्ट्स में तोड़ दिया, एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M/2 और इसका भी M/2 है। इन दोनों पार्ट्स को हम परपेंडिकुलर रखते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर हम रखते हैं दोनों पार्ट्स को। तो मान लीजिए यहाँ पे साउथ पोल है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है इस पार्ट का, तो इस पार्ट का यहाँ पे साउथ पोल होगा और यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। ये दोनों अपोजिट पोल हैं जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तभी जाकर ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल स्टेट में होगा। अब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M/2 है और इसका भी M/2 है। हमें यह फाइंड करना है व्हाट विल बी रिजल्टेंट ऑफ दीज टू पार्ट्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए साउथ टू नॉर्थ एंड इट्स डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और ये बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, ये दो के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है और दोनों परपेंडिकुलर है, इसलिए इनका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रिजल्टेंट है वो M डैश है। तो M डैश होल स्क्वायर, सो दिस विल बी M स्क्वायर बाई 4 प्लस M स्क्वायर बाई 4, so we have M square by 2, that is M by √2। इसी तरह अगर हमारे पास 3 इक्वल बार मैग्नेट है और इन तीनों इक्वल बार मैग्नेट को हमने इस तरह से रख दिया है कि वे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। इसकी
साइड का जो लेंथ है वह a है। ये पहला बार मैग्नेट है, दूसरा है और ये तीसरा है, और तीनों का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इक्वल है। तो यहाँ पर मान लीजिए साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, तो फिर यहाँ पे साउथ होगा, यहाँ पे नॉर्थ होगा, और यहाँ पे साउथ होगा और यहाँ पे नॉर्थ होगा। इस तरह से हम एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसका बना सकते हैं। अब इसका जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का, वह इस डायरेक्शन में है, इधर, दिस इज m, और इसका इस डायरेक्शन में है, और फिर इसका इस डायरेक्शन में है ये। अब दिस is at 60 degree, it is also at 60 degree and this is also at 60 degree। अगर हम इन तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करना चाहें तो इसके लिए एलॉन्ग एक्स एक्सिस और एलॉन्ग वाई एक्सिस हम कंपोनेंट ले लेते हैं। तो ये एलॉन्ग एक्स एक्सिस, सपोज दैट दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ये m एलॉन्ग एक्स एक्सिस है। अब ये m यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसलिए इसके जो कंपोनेंट होंगे यहाँ पर, तो इसका इधर हो गया m cos 60 और इस डायरेक्शन में हो गया m sin 60। सिमिलरली यहाँ पे हम आ जाते हैं, ऐसे एक पैरेलल लाइन ले लें, ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। तो अब इसका एक कंपोनेंट तो इधर हो गया m cos 60 और दूसरा कंपोनेंट इधर हो जाएगा m sin 60। इस तरह से ये कंपोनेंट हमने ले लिया। अब इसका रिजल्टेंट जरा फाइंड करते हैं। तो एलॉन्ग एक्स एक्सिस mx, ये m पॉजिटिव डायरेक्शन में है और ये दोनों निगेटिव डायरेक्शन में हैं, तो माइनस m cos 60 प्लस m cos 60, सो दिस विल बी m माइनस m by 2 प्लस m by 2, so this will be 0. Similarly for vertical component, my is equal to m sin 60 पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड m sin 60 निगेटिव डायरेक्शन में, तो इसका भी रिजल्टेंट क्या हो गया 0। इसलिए m डैश रिजल्टेंट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन विल बी 0। Now we have to consider, let us suppose ये एक वायर है, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m1 है और इस वायर को हम एक सर्कल में कन्वर्ट कर देते हैं, सर्कल में कन्वर्ट कर देते हैं। इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m2 है, तो हमें m1 बाई m2 की रेशियो फाइंड करनी है। आइए सपोज करते हैं इसकी लेंथ है l, लेंथ इसकी l है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m, इसका रेडियस r। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका जब हम निकालेंगे तो वही फार्मूला यूज करिए, I इंटू ए। सपोज दैट करंट इज I, तो दिस विल बी I इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब इस R को हमें L के टर्म्स में कन्वर्ट कर देना है, तो हम ये जानते हैं कि इसका जो टोटल सरकमफरेंस है वही इस वायर के लेंथ के इक्वल है, तो 2 पाई आर इक्वल टू L, देयरफॉर R इक्वल टू L अपॉन 2 पाई। इस वैल्यू को यहाँ पे हम रख दें, तो m2 इक्वल टू I इंटू पाई इंटू L अपॉन 2 पाई होल स्क्वेयर, सो दिस बिकम्स I इंटू पाई इंटू L स्क्वेयर अपॉन 4 पाई स्क्वेयर, सो पाई पाई कैंसिल, वी हैव I L स्क्वेयर अपॉन
4 पाई। इस तरह से हम यल के टर्म्स में इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट for revolving electron। For revolving electron, it is very important topic, magnetic dipole moment for revolving electron। Suppose that this is nucleus, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और ये एक एनर्जी लेवल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, एंड वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज v एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सपोज m एंड इट्स रेडियस इज r। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है और उस पर चार्ज e के इक्वल है, वह इस सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों ओर r वाले रेडियस में रिवॉल्व कर रहा है जिसकी वेलोसिटी है v, एंड दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड आर्बिलर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। यहां हमें यह देखना है कि इससे जो करंट जनरेट हो रही है, यहां पर एक करंट जनरेट हो रही है, वह जो करंट जनरेट हो रही है वह इसे करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के फॉर्म में बना रही है, तो इसलिए यह डाइपोल हो जाएगा। तो जब यह डाइपोल हो गया तो फिर उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमें कंसीडर करना है। हम यह जानते हैं कि इससे करंट कितनी जनरेट हुई है। यदि हमें इसको निकालना है जनरेटिंग करंट, तो I इक्वल टू E अपॉन टी। I इक्वल टू E अपॉन टी फार्मूला है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। So I is equal to E by T. What is T? T is the time period for one revolution. Now since T is equal to 2 pi r, path traveled in one revolution divided by vertical orbital speed. So T is equal to 2 pi r upon V. Therefore current I is equal to E upon 2 pi r upon V. So this will be EV upon 2 pi r. This is the magnitude of current generated by the revolution of electron in this circular path. हम अब जानते हैं कि सर्कुलर पाथ अगर करंट कैरिंग वायर का है तो उसके लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू magnetic dipole moment for current carrying wire, m is equal to current into area, m is equal to I into A. I is EV upon pi r and area square, so EV r upon 2, पाई से पाई कैंसिल, आर का एक पावर कैंसिल, तो m इक्वल टू EVR अपॉन 2। ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ। अब मैग्नेटिक, यदि हम एंगुलर मोमेंटम देखें, एंगुलर मोमेंटम for revolving electron, J equal to this will be mr. Angular momentum for revolving electron, it is denoted by J. It is also vector quantity, so J is equal to mr v.
अब अगर हम दोनों को कंपेयर करें, हमें मिलता है m अपॉन j इज इक्वल टू ई वी आर बाई 2 डिवाइडेड बाई एम आर वी से v कैंसिल, r से r कैंसिल, तो वी हैव e अपॉन 2m, सो m बाई j इक्वल टू e अपॉन 2m। यहाँ पर यदि हम, चूंकि दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, m भी है और j भी है, अगर हम इनके डायरेक्शन को देखें तो m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यदि इसमें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, देन डायरेक्शन ऑफ द जनरेटेड करंट विल बी क्लॉकवाइज। तो इस तरफ साउथ पोल होगा और उस तरफ नॉर्थ पोल होगा, लुकिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस टेस्टर, ऐसे हमने रख दिया इसको। तो ये जो पार्ट है ये साउथ पोल शो करेगा और इसके भीतर वाला जो पार्ट है वह नॉर्थ पोल शो करेगा। इस तरह से इसका डायरेक्शन इस तरफ होगा और ये जो जे का डायरेक्शन है वह जस्ट अपोजिट होगा। तो वेक्टर m अपॉन वेक्टर j, दिस इज इक्वल टू माइनस e बाई 2m, इस तरह से। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर m इक्वल टू माइनस e बाई 2m वेक्टर j। ये रिलेशन है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। एक बार फिर से हम इसको दिखाते हैं आपको। यदि आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो कंसीडर करिए, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, चार्ज e है और वह एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस r है v स्पीड से वह रिवॉल्व करता है। तो जब यह v स्पीड से इसमें रिवॉल्व करेगा तो यह एक करंट जनरेट करेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्लॉकवाइज, देयरफॉर this anti-clockwise, therefore the direction of generated current will be clockwise. If direction of this current is clockwise, then this end will show south pole and inside the end will show north pole, so it becomes as a magnetic dipole. Now here the current generated by the electron in one revolution I will be equal to E upon time t, where t is time period, and this time period t will be equal to 2 pi r divided by speed v. This means distance traveled in one revolution divided by circular speed of the electron, and putting this we will get the current I, and when current I is obtained, then apply this formula m is equal to I into a, that is I into pi r, where we get magnetic dipole moment for the electron. Now if this magnetic dipole moment of electron is compared to the angular momentum of revolving electron, then we have this formula J is equal to mr t. Therefore m by j, comparing m by j is equal to E V r by 2 divided by mr v, so we get m by j is equal to E by 2m. Now since both are the vector quantity, m and j both are vector quantity, looking this condition, we find that the direction of magnetic dipole moment is from outward to inward. Therefore m and j both are in opposite direction. So to show this opposite direction of m and j, let us suppose here, if this is the direction of m, then this will be the direction of j. So both are opposite. Therefore m by j is equal to minus E by 2m. So vector m is equal to minus E by 2m into vector j. M is magnetic dipole moment and j is angular momentum. Now
ढेर सारी चीज़ें इसमें से सिलेबस से रिड्यूस कर दी गई हैं। अब हम शॉर्ट में आपको ये बताना चाह रहे हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ये भी एक्चुअली सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, बट आई विल गिव यू वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने के कारण ये उस, अगर नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये उस रीजन में डिफ्लेक्ट होते हैं जहां पर वीक फील्ड होती है, और अगर इनको हम किसी स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट के पास लाते हैं तो ये उससे रिपेल होते हैं। और पैरामैग्नेटिक ऐसे मटेरियल होते हैं जो किसी एक्सटर्नल फील्ड में जब रखे जाते हैं तो उससे ये अट्रैक्ट होते हैं, फीबली अट्रैक्ट होते हैं, और जब इनके पास कोई बार मैग्नेट लाया जाता है तो ये उससे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अट्रैक्शन बहुत कमजोर होता है। फेरोमैग्नेटिक ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो एक्सटर्नल फील्ड में रखे जाने पर ये हाईली अट्रैक्ट होते हैं, और उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वह उसी डायरेक्शन में होती है और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनमें जनरेट होती है, और जब किसी बार मैग्नेट के ये पास लाए जाते हैं तो हाईली अट्रैक्ट होते हैं, बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं। इसके लिए आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, और FeCl3 है, लिक्विड ऑफ FeCl3, ये सब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंतर्गत आते हैं। और एक चीज ये है कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में मैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म में जो मैग्नेटिज्म है ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करते हैं। अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो निश्चित है कि इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो रिड्यूस होती है। अब अगर हम किसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के टेम्परेचर को रिड्यूस करें, टेम्परेचर को हम मान लो इंक्रीज करते हैं, तो क्या होता है, उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो रिड्यूस होती है, वह कम होती है, धीरे धीरे वह पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एक, अगर हम ये एक डिमार्केशन लाइन ले लें तो इसके ऊपर जो टेम्परेचर है और इसके नीचे जो टेम्परेचर है, तो यहाँ पर एक ऐसा टेम्परेचर मिलता है जिसके ऊपर अगर हम टेम्परेचर कर देते हैं तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, पैरा में, और जिसके नीचे टेम्परेचर कर देते हैं तो वह रहता है फेरो में। तो ऐसे टेम्परेचर को हम कहते हैं क्यूरी टेम्परेचर। सो क्यूरी टेम्परेचर, ससेप्टेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म, जिसको हम मटेरियल का ससेप्टेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिज्म कहते हैं, वह क्यूरी टेम्परेचर के रेसिप्रोकल होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती जाती है। ओके, थैंक यू, दैट्स मच।